गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। अभी हमने भाग 3 पढ़ा, मौलिक अधिकार, और आज हम पढ़ेंगे भाग 4। क्या है सरिता भाग 4 में? चलो भाग 1 बता दो। भाग 1 का संबंध कहाँ से है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 का संबंध कैसे है? नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और 4 मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 आर्टिकल 36 to 51। देखने लायक बात यह है कि ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या कमियां हैं, क्योंकि इसकी जितने प्रशंसा की जाती है उससे ज्यादा इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना, खोखले आदर्श इनको बोला जाता है। तो ऐसा क्यों इसे शामिल किया गया है? इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति कैसे? जैसे अपन ने मौलिक अधिकार पढ़ा तो उनकी प्रकृति क्या है? वाद योग्य है। और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? कि वाद योग्य नहीं है। क्या मतलब है इसका? वाद योग्य है और वाद योग्य नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में कुछ हमारे लिए रखा है उसमें भी कि सरकार ये करेगी। सरकार ने नहीं किया तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो ये है, इसमें वाद योग्य नहीं है। जैसे आर्टिकल 45 में बोला है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वो व्यवस्था करेगी, है, समान कार्य समान वेतन की बात करेगी, ये सब दिया हुआ है उसमें। लेकिन यदि नहीं भी किया तो कोई सिर्फ उसी आधार पर हम कोई शिकायत कर सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है? नहीं। तो ये है कि ये वाद योग्य नहीं है। किस देश के संविधान से प्रेरित है ये पता है आपको? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता, अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता किसने बोला है? नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता बोला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा इसे क्या बोला गया है? अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता। जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं क्या, अभी तो इतना ले लो, जब पैसे आएंगे तो हम ये भी देंगे, जब पैसे और आ जाएंगे तो हम आपको ये भी लेके देंगे। तो सेम यही कंडीशन है भाई, जो अति आवश्यक है वो मौलिक अधिकारों में दे दिया, और जो निकट भविष्य में देना है ये कहाँ छोड़ दिया? नीति निर्देशक तत्व। लोगों के लिए जरूरी तो है लेकिन अभी देने में सक्षम नहीं है। तो जब सरकार व्यवस्थित हो जाएगी, जब हम साधन संपन्न हो जाएंगे, तब ये जो भी सरकार रहेगी इसी के अनुसार काम करेगी और पब्लिक को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ये इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए क्या बोला है? अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिया? ये भी एक क्वेश्चन है। आयरलैंड के संविधान से हमने ले लिया, लेकिन आयरलैंड के संविधान में भी ये स्पेन से लिया गया था। तो मूल अवधारणा जो है ये कहाँ की है?
स्पेंड किए, नहीं तो पता चला कि आप पूछा और हमने आयरलैंड लिख दिया, गलत हो जाएगा। कि यदि भारतीय संविधान में कहाँ से लिया तो आयरलैंड से, और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की मूल अवधारणा है, तो फिर स्पेन, इसका उत्तर बनना चाहिए। स्पेन के संविधान की मूल अवधारणा। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने क्या कहा है इसे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बोला है, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, ग्रैंडविल ऑस्टिन। अब यहाँ 3 हो गए अपने पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा, प्रस्तावना को। B.R. अम्बेडकर जी ने किसे, आर्टिकल 32 को कहा। और इन्होंने किसको कहा, नीति निर्देशक तत्व को। ग्रैंडविल ऑस्टिन इन्होंने क्या बोला, संविधान की मूल आत्मा इन्होंने कहा है। एक कथन और केटी शाह का बड़ा प्रसिद्ध है, ये प्री में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया। मेंस में ये कथन दिया हुआ रहता है, उसकी व्याख्या हमें करना होता है, उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना होता है। केटी शाह, केटी शाह क्या कहते हैं, खोखले आदर्श। केटी शाह बोलते हैं, अतिरिक्त कर्मकांडी एवं एक ऐसा चेक, जो बैंक में है, तथा इसका भुगतान बैंक संसाधनों पर निर्भर है, तथा इसका भुगतान बैंक संसाधनों पर निर्भर है। सही बोला ना, मतलब चेक तो है ये, लेकिन इसका भुगतान कब किया जाएगा, जब बैंक के पास में पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही है, सरकार के लिए आदर्श है ये। पूरा कब करना है, जब वो व्यवस्थित हो जाए। हो तो ठीक है, नहीं हो तो बने रहेंगे। तो केटी शाह का कथन, मतलब इन्होंने आलोचनात्मक कहा है ये, है? तो आलोचनात्मक इसमें आएगा ये, अतिरिक्त कर्मकांडी एवं एक ऐसा चेक जो बैंक में है तथा इसका भुगतान बैंक संसाधनों पर निर्भर है। अब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, और इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो फिर हमें इसकी कमियों को लिखना है। अब है नासिरुद्दीन जी क्या बोलते हैं। नासिरुद्दीन जी क्या बोलते हैं, ये सिद्धांत नववर्ष प्रस्ताव की तरह है, नववर्ष प्रस्ताव की तरह है, नववर्ष प्रस्ताव की तरह है, जो जनवरी को छूट जाते हैं, हैं। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। के संथानम इनका महत्वपूर्ण है, के संथानम इन तत्वों से केंद्र एवं केंद्र व राज्यों के बीच राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच क्या लिखा, इन तत्वों से केंद्र व राज्यों के बीच, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होता है, संवैधानिक टकराव होता है। बिल्कुल ठीक है। ये किसने बोला, ये के संथानम। ये नाम याद रखना, के संथानम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये काय से संबंधित है, ये संस्थानम समिति और इसके आधार पर CIC केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय
सतर्कता सीबीसी, सीबीसी का गठन किया गया था इन्हीं की अनुशंसाओं के आधार पर। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। तो के संथानम, इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच टकराव होता है, संवैधानिक टकराव होता है। टीटी कृष्णमाचारी, ये नाम भी पता होगा, टीटी कृष्णमाचारी। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इतना ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं हमारे, संवैधानिक प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और कब नियुक्ति हुई थी इनकी, किसी की जगह पर हुई थी, डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद। तो हम इतना ही याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी की है इन्होंने, संवैधानिक विश्लेषक बोला जाता है इसे, संवैधानिक विश्लेषक। और इन्होंने क्या बोला, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर, क्या बोला है, टीटी कृष्णमाचारी। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर, टीटी कृष्णमाचारी। अब भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर, मतलब इसमें भावनाएं तो थी, आदर्श आगे भविष्य में, लेकिन इसको पूरा कभी किया नहीं जा रहा है, तो इसलिए क्या बोला, स्थायी कूड़ाघर इनको बोल दिया। तो ये याद रखना, मतलब अपन आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे पूरी, कितने काम के हैं पूरा अपन देखेंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। फिर केसी वेक्टर, केसी वेक्टर, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। क्या कहना चाहता है इसमें भी अमन, इतना पर बता दो मुझे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस था या नेगेटिव? सर ये भविष्य के पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पक्ष में दिया है उन्होंने कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, कि सरकार के भविष्य में क्या उद्देश्य होंगे, क्या पब्लिक उनसे इच्छाएं रख सकती है, तो उसका घोषणा पत्र ये है। अब हम देखेंगे उद्देश्य क्यों इसे शामिल किया गया, तो धीरे धीरे यहां से हमारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना। क्योंकि आगे आने वाली सरकार अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करे, तो ये एक नीति निर्देशक तत्व, मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। भाई उन्हें भविष्य में करना क्या है, तो इसमें से ही उनको मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करना है, महिला उत्थान के लिए कार्य करना है, बालकों बालिकाओं के लिए काम करना है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ये क्या है, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, व सुरक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं पूछ रहा हूं, उद्देश्य चल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, समान नागरिक संहिता लागू करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, मद्यपान निषेध,
आर्थिक धार्मिक लोकतंत्र की स्थापना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। अब देखो मद्यपान निषेध इसमें दिया हुआ है ना। विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी इसका एक उद्देश्य रहा है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन व उसे सशक्त बनाना, उन्हें अधिकार देना, तो ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इस तरीके से देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है, क्योंकि आर्टिकल जब हम 50-51 में पढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण। मद्यपान निषेध गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया है। भाई सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है, सामाजिक लोकतंत्र के लिए मद्यपान निषेध होना बहुत जरूरी। आप लोगों ने देखा होगा, ये उदाहरण है कि जहाँ मद्यपान और ये को बनाव शनाब जिन घरों में होता है, वहाँ सुख शांति समृद्धि कभी स्थापित नहीं हो सकती। सामाजिक लोकतंत्र मतलब सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी बातें की गई है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, एक छूट गया यहाँ पे, कौन सा होगा, राजनीतिक। कौन सा, राजनीतिक। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब सबकी शासन में समान हिस्सेदारी होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार मिले, ये सब बातें काम में आती हैं। ये इसमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ये सारी बातें इसी में आ जाती है। तो ये लक्ष्य उसके मेरे ख्याल से याद हो गया मुझे। हमें ऐसा समझना है कि मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री में नहीं पूछेगा, मेंस का क्वेश्चन है तो उस समय हमसे बनना चाहिए। अब हम इसकी विशेषताएं या प्रकृति पढ़ लेते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं या प्रकृति। अभी बता दिया था मैंने, प्रकृति की एक विशेषता बता दी थी। क्या है इसकी प्रकृति, गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित व क्या शब्द इस्तेमाल किया था अभी मैंने, विवाद योग्य, वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है। गैर न्यायोचित वो वाद योग्य नहीं है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या प्रकृति बोलेंगे कि इसके ये गैर वाद योग्य, वाद योग्य नहीं है, गैर वाद योग्य है। मतलब राज्य को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ भविष्य के ऊपर लागू होने वाले सिद्धांत, भविष्य के ऊपर लागू होने वाले सिद्धांत, तीसरी विशेषता लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ताकि जनता का जीवन स्तर उच्च हो सके, जनता का जीवन स्तर उच्च हो सके। क्या होता है जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, रहन सहन का ढंग, रहन सहन का ढंग। अब यदि किसी को 1 लाख रुपए मिल जाए, चेक मिल जाए, सरकारी सहायता मिल जाए, क्या तो
लोगों का जीवन स्तर जो होगा उस हिसाब से उसकी सोच बनेगी। अब इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए? कुछ लोग बोलेंगे ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे जिनका जीवन स्तर मतलब कुछ समझ आ गई, बोलेंगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर दें, चलो एफडी बना लेते हैं ताकि हर महीने का ब्याज आता रहे और ये पैसे जो है जीवन भर चलते रहे। कुछ लोग बोले नहीं यार, मिले तो है, फ्री के तो है। क्या है, फ्री के तो है, चलो कुछ पार्टी वार्टी ये वो कर लेते हैं, कुछ बचेंगे तो पुराना कर्ज दे देते हैं। कुछ लोग इससे बड़े वाले हो सकते हैं, बोलेंगे ये कर्ज अपने, ये जो पैसा मिला है अपने ऐश आराम के लिए मिला है, पुराना कर्ज देने के लिए थोड़ी मिला है। पुराना कर्ज तो माफ करवाएंगे अपन, वो माफ करवाएंगे, अभी जो पैसा मिला है इसे खर्च कर लेते हैं। तो लोगों का अलग अलग सोच जीवन स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है तो वो क्या कम पैसों में भी व्यवस्थित तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं। अस्त व्यस्त काम हो जाता है तो फिर कितना भी पैसा आ जाए, फिर हमारे जो सोच है वो आगे बढ़ती ही नहीं। तो इसका उद्देश्य ये है लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। और देख भी रहे हैं हम इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। पर्यावरण जैसे मुद्दों पर हमने 1950 में बात कर ली है ना, भले कर आज तक नहीं पाए लेकिन बात तो कर ली, संविधान में तो प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो ये कितने बड़े आदर्श है हमारे लिए। यदि हर व्यक्ति, हर सरकार इसका पालन करने लग जाए तो फिर हमारे देश के तो समस्याओं का समाधान ही हो जाए, खत्म हो जाए, पूरी समस्या ही खत्म हो जाए। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार या वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। पता तो है 36 से 51 तक है। कितने आर्टिकल है इसमें टोटल? हाँ, 36 से 51 तक कितने हैं? 26 नहीं तो 25 से निकाले थे। हाँ? 16 होना चाहिए मेरे हिसाब से। कितने? 16 है। 26 35 कहाँ पहुंच गए? सही है, 16 ही तो है। अच्छा, मैथ्स वालों से ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। 16 ओनली 16 है ना? तो 35 to 51। तो इनको अलग अलग, जैसे समाजवादी, समाजवादी 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे समाजवादी कौन से हैं, आप तो अभी लिख लो। समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व के सिद्धांत। ये 4 प्रकार के, 4 भागों में बांटा गया है। एक समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, दूसरा गांधीवादी, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, तीसरा कौन सा बताया? उदार बौद्धिक, और चौथा बताया अंतरराष्ट्रीय महत्व के। अब देखो बड़ा क्वेश्चन बना था, आईएएस का क्वेश्चन है शायद, नीति निर्देशक तत्व और गांधी जी। गांधी युग रहा है एक 1915 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक। स्वतंत्र जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी थे, गांधी जी थे। संविधान सभा का गठन हुआ तब गांधी जी थे। और इनका स्पष्ट कथन था एक, कि भी कांग्रेस का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, भारत की स्वतंत्रता आजादी के लिए, वो लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो अब क्या किया जाए? इसे समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नहीं, संविधान सभा का गठन हुआ
तो देखो कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, उसमें कोई उपाध्यक्ष बन रहा है, कोई संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो कोई राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष बन रहे हैं, सब कुछ पद ले रहे हैं। 389 सदस्यों ने इसमें पद लिया। गांधी जी का कौन सा पद था इसमें? गांधी जी कहीं नहीं, संविधान सभा में गांधी जी कहीं नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन ये बना कि गांधी जी का संविधान में क्या स्थान है, संविधान निर्माण में गांधी जी की क्या भूमिका है। तो गांधी जी की भूमिका ये है काय में, नीति निर्देशक तत्व में। और जब तक देश का संविधान रहेगा गांधी जी रहेंगे, क्योंकि उनके सिद्धांत, जो उनकी विचारधारा थी, बुनियादी शिक्षा और एक ट्रस्टीशिप वाली, हरिजन उद्धार, ये जो उनके विचार थे उन्होंने कहाँ शामिल कर दिए, उनके विचारों को कहाँ स्थान दिया है, संविधान में स्थान दिया है। और कहाँ वो भी दिया, नीति निर्देशक तत्वों में दिया है। सरकार किसी भी पार्टी की बने, कोई भी बने, लेकिन काम कैसे करना है, गांधीवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही करना है। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है आलोचनात्मक, याद रखना। समाजवादी सिद्धांत किससे प्रेरित होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। वो समाजवाद, भारतीय समाजवाद के जनक कहलाते हैं। तो ये जो समाजवादी विचार है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गांधीवादी विचार गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित। तो अब हम एक एक आर्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 हमें 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और ये 51। इतने आर्टिकल, 16 आर्टिकल हमें इसमें पढ़ना है। इसको बड़े हल्के में नहीं पढ़ना, लोग बाग पढ़ते नहीं है इसे, बस इतना सा याद कर लेते हैं। भाग 4 आयरलैंड और 51 से 36 से 51 तक, इतना पढ़ने से काम नहीं चलता। मेंस में ये कभी नहीं पूछा जाता। या तो वो पूछा जाएगा जो शुरुआत में हमने पढ़ा, इसके उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है, प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। या फिर इसका एक आर्टिकल पूछ लेते, आर्टिकल 45, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेंस में और बड़े कठिन हो जाते हैं। तो आर्टिकल 36, राज्य की परिभाषा वही, राज्य की परिभाषा वही, राज्य की परिभाषा वही जो क्या, जो आर्टिकल 12, जो अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और प्राधिकरण, LIC वगैरह, ये सब महारत्न कंपनियां, ये सब काय के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। इन सबको राज्य माना गया है। मतलब जिन भी सरकारी संस्थान को नियुक्ति करने का अधिकार है, वेतन निर्धारित करने का अधिकार है, वो सब क्या है, अपने आप में राज्य है। बात क्लियर हुई? तो इसमें अलग से राज्य को परिभाषित नहीं किया है। राज्य की परिभाषा वही जो आर्टिकल 12 में भाग 3 में दी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सरल सा कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य की क्या परिभाषा दी हुई है। तो आपको जैसे कि वैसे लाइन लिखना है, ऐसे नहीं सिर्फ इतना सा ही लिख देंगे, फिर एक लाइन में आपको वो भी बताना पड़ेगा आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? नहीं तो उत्तर लिख देते हैं नकल करने वाले बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 32 पे देगा। वो गाइड में दिया था, गाइड में दिया रहता तो था। ऐसा लिख देते और थे। तो नकल करने वाले बच्चे बड़े ऐसे ही लिखते थे, हम बड़े हंसते थे तो ये बच्चे लोग क्या लिख देते हैं क्या। फिर आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 मूलभूत सिद्धांत व मूलभूत सिद्धांत राज्य विधि निर्माण में पालन करेंगे। और ये भी लिखा है गैर
न्यायोचित, गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित है, ये काय में दिया? आर्टिकल 37 में दिया। मूलभूत सिद्धांत है ये। राज्य विधि बनाने में इन तत्वों को शामिल करेगी या इनका पालन करेगी, तथा ये गैर न्यायोचित है। अब ये यदि क्वेश्चन बन जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए, तो हमें लिखना पड़ेगा ना आर्टिकल 37 के तहत ये राज्य के नीति निर्देशक मूलभूत सिद्धांत है, विधि बनाने में उसका उपयोग करेगी, लेकिन ये गैर न्यायोचित होंगे, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। ये हमने डिटेल में लिखना पड़ेगा, और आर्टिकल ही नहीं लिखा तो फिर हमारा उत्तर अधूरा अधूरा लगेगा। आर्टिकल होना बहुत जरूरी। अब हम समाजवादी सिद्धांतों में बात करते हैं। 38 आर्टिकल 38 बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रस्तावना में भी यही दिया है, और यही का यही काय में दिया, नीति निर्देशक तत्वों में सरकार का उद्देश्य क्या होगा, भविष्य में सरकार काय के लिए काम करेगी। तो ये सामाजिक न्याय, अभी जो योजना बन रही लाडली बहना योजना, काय के लिए बन रही है? सामाजिक न्याय के लिए, कि सरकार ये सोच रही है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अभी कमजोर है, अभी कमजोर है, क्योंकि उनके पास में मतलब जब पैसा होगा तो इंसान की कदर होगी। भाई इनके पास में पैसा होगा तो इनकी भी घर में चलेगी। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किसके नाम पे आता है? महिलाओं के नाम पे आता है, महिलाओं के नाम पे आता है। काय के लिए दिया? यही सामाजिक न्याय के लिए। आर्थिक न्याय जैसे बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, ये सीएम किसान, पीएम किसान, ये सब मिल रहा है। काय के तहत मिल रहा है? आर्थिक न्याय के तहत मिल रहा है। आर्थिक न्याय मतलब लोगों को आर्थिक रूप से समान करने की बात की गई है। अब राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय के लिए जैसे महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा इन सब में आरक्षण करने के लिए बात कर रहे हैं। या SC ST का जो आरक्षण, हाँ, जो सीटों का आरक्षण दिया है ना लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, तो ये सब काय के अंतर्गत आएगा? राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आएगा। सरकार इसके लिए बराबर काम कर रही है। और यदि इसमें देखें तो समान अवसर उपलब्ध कराना, समान अवसर उपलब्ध कराना, समान अवसर उपलब्ध कराना। अब आर्टिकल 39 की बात करते हैं। अब 38 में एक उद्देश्य बता दिया, और इसके लिए सरकार क्या करेगी 39 में दिया हुआ है। एक मार्गदर्शन दे दिया, भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए सरकार को क्या करना है। तो 39 बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सभी नागरिकों के जीवन यापन का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये काय में दिया? आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन व उत्पादन की, धन व उत्पादन के साधनों का
विकेंद्रित विकेंद्रित मतलब एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। यही तो समाजवाद है। समाजवाद में क्या है, उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर बराबर अधिकार होता है और इनका उपयोग काय के लिए किया जाता है, कल्याण के लिए किया जाता है, न कि अपनी झोली भरने के लिए। तो ये 39 बड़ा महत्वपूर्ण है। 38 39 दोनों समाजवादी है। 38 में सीधा क्या बोला, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, और इसे लागू करने के लिए विधियां कहाँ बनाई जाएगी, 39 के तहत दे दिया कि सभी नागरिकों के जीवन यापन का अधिकार होगा, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी के लिए आजीविका, धन व उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। अब यहाँ एक और आर्टिकल है 39 का, कोई बताएगा इसका संबंध कार्य से? ये संविधान संशोधन द्वारा बाद में इसमें जोड़ा गया है, इसलिए इसे अलग से लिखा है 39 का। न्यायिक सुविधा, हाँ न्यायालय की बिल्कुल निःशुल्क है ना? निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहे हैं इसमें। तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अब ये भी बात है कि हम न्याय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय कहाँ मिलता है, अदालत में मिलता है। अदालत में जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो इसलिए अब पैसे नहीं है तो गरीब व्यक्ति को तो कभी न्याय ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार ने क्या बोल दिया, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अब जैसे सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके तहत यदि किसी को जानकारी प्राप्त करना है तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा दो और साथ में अपना गरीबी रेखा का बीपीएल वाला कार्ड लगा दो। आपको किसी भी प्रकार का शुल्क फिर नहीं देना होता है। तो ये निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का याद रखना है, निःशुल्क विधिक सहायता। अब 40 में यदि देखें तो ये तो सबको पता है, फिर भी लिखेंगे 40, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये इसमें आएगा कि समाजवादी सिद्धांत है क्या, नहीं। तो अनुच्छेद 40 में देखें तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन व उन्हें अधिकार देना, जो पंचायती राज। अब उस समय तो हमने नहीं किया, लेकिन 1993 में किया ना ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब पंचायती राज स्थापित किया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अधीन ही तो हुआ है। यदि नीति निर्देशक तत्व नहीं होते तो फिर पंचायत जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो ही नहीं पाता। आर्टिकल 41 देखेंगे हम। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में बेरोजगारी, कुछ दशाओं में बेरोजगारी, बुढ़ापा, कुछ दशाओं में बेरोजगारी, बुढ़ापा, ये सब कुछ जितनी भी सामाजिक सहायता वाली योजनाएं जो बन रही है वो सब की सब काय के तहत बन रही है। आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, ये इसमें वृद्धावस्था पेंशन दिया जाना, ये इसमें है। तो क्या कुछ दशा में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, बीमारी बीमारी के लिए कोई योजना चलाती है सरकार, आयुष्मान कार्ड और ढेर सारी योजनाएं। बीमारी, विशेष आवश्यकता, विशेष आवश्यकता, जो विकलांग शिविर वगैरह होते हैं उनको अंग वगैरह, कृत्रिम अंग वगैरह उपलब्ध कराना है, पेंशन उपलब्ध कराना, वो इसमें आएगा विशेष आवश्यकता। शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41, लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या आएगा लोक सहायता?
किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करें, जैसे पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न वगैरह प्राप्त करते हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है। अब हम एक 42 आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। काम की न्याय संगत दशाएं, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता और मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशाएं। देखो आर्टिकल 24 में तो आर्टिकल 23 बाल श्रम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, हम नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती काम नहीं करवा रहे। आर्टिकल 24 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं लगाना, हम नहीं लगा रहे बच्चों को, लेकिन अब ये 35 साल का हो गया, इसको हमने काम पे लगा दिया, और जहाँ काम कर रहा है ना तो वहाँ हवा है, न पीने को शुद्ध पानी मिल रहा है, न काम के घंटे निर्धारित हुए, हम थोड़ी कर, वो कर रहा है, हमने जबरदस्ती थोड़ी करवाया, वो कर रहा है। लेकिन फिर भी उस नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह मानवोचित मतलब रहने लायक स्थान तो हो कम से कम, उसकी जान को तो खतरा न हो, जहाँ वो काम कर रहा है वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो जाएगा आगे चल के, ये सब बातें ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें 42 आर्टिकल 42, जैसे रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसने पढ़ा होगा तो अधिनियम 2005 का है, लागू 2006 से है। मनरेगा कब बना? 2008 में। मनरेगा नरेगा था पहले नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2008 में 2 अक्टूबर 2008 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ये बन गया था। तो उसमें यदि काम की दशाएं देखें तो देखो वहाँ छाया की व्यवस्था होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, जो टूल किट मतलब त्वरित इलाज करने के लिए वहाँ टूल किट होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर रखना है वहाँ पर, यदि कोई विकलांग है कुछ है तो उसकी क्षमता के अनुसार उसे काम देना है, ये सारी बातें हैं। और यदि ये नहीं होता तो फिर वो बोलते कि जिसको काम जिससे बनता है वो आए, जिससे नहीं बनता वो ना आए। बच्चे हैं हमारे छोटे तो उसको मत लाना, सीधा बोल देते, लेकिन अब क्या बोल रहे, बच्चे तो उनको भी लेके आ जा, उनके लिए वहाँ झूले की व्यवस्था करना, सब कुछ करना है। तो ये काम की मानवोचित दशा। फिर प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता ये बड़ा मुद्दा है। अभी पुरुष लोग सोचते हैं कि सारे महिलाओं को कितनी फैसिलिटी मिलती है, जैसे 13 CL मिलती है पुरुषों को, महिलाओं के लिए कुछ CL अब 6 या 7 बढ़ा दी है ना, 18-19 कर दी है, ठीक। फिर जो प्रसूति अवकाश लगभग 6 महीने का वो मिल जाता है। फिर शिशु चाइल्ड केयर लीव जिसे बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव, ये 200 दिवस की है ना, 200 दिवस की ऐसे कुछ 2 साल की है ना, 2 साल की है, 2 साल की। तो ऐसा लगता है ना कितनी फैसिलिटी है, लेकिन बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो ये सब कायम दिया प्रावधान आर्टिकल 42 में। अब सोचो हमने पढ़ा कोरे आदर्श और ये और वो, लेकिन सरकार देर सवेर सही, लेकिन जो भी कर रही है वो इन्हीं का पालन करने के लिए तो कर रही है, इन्हीं के लिए काम कर रही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नीति निर्देशक तत्व का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे कि सरकार, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, गैर न्यायोचित है ये, न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन 5 साल बाद हम बदला तो ले सकते हैं। भाई यदि इन्होंने इन सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया तो क्या हम उन्हें वोट देंगे? नहीं देंगे। तो इस सरकार तो ये जानती है भाई न्यायालय में तो नहीं जाएंगे, ये ऑन द स्पॉट तुरंत ही फैसला कर देंगे, इसलिए भाई हमें इनके इन सिद्धांतों के अनुसार ही काम करना है। ये स्पष्ट है एकदम, ठीक। आर्टिकल 43 देखेंगे अब हम। आर्टिकल 43 सभी कर्मकारों के लिए, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी,
सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ये होना चाहिए। मतलब मजदूरी कम से कम इतनी होना चाहिए कि उसका गुजारा हो जाए। नहीं तो पता चला कि काम तो कर रहा है बेचारा, लेकिन उतने में अपना परिवार ही नहीं पाल रहा है, फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जैसे रोजगार गारंटी योजना में देखो, महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ जाती है। हम लोगों का डीए बढ़ जाता है, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है। किस आधार पर बढ़ता है डीए? ये कोई प्रमोशन तो है नहीं, मतलब महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ताकि जितनी भी महंगाई, जितना वेतन इनको मिल रहा है, इसमें इनके परिवार का गुजारा आसानी से हो जाना चाहिए। अब मांग कर रहे थे कि भाई जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक तो वेतन बढ़ रहा है, लेकिन रिटायर होने के बाद तो फिक्स हो जाता है, महंगाई बढ़ते जाती है। जो निरमा साबुन 7 रुपए में आता है था, अब 57 रुपए में आ रहा है, हमें पेंशन उतनी ही मिल रही है। तो नहीं, अब पेंशन भोगियों का भी डीए बढ़ रहा है, उनका भी वेतन जो पेंशन है वो बढ़ रही बराबर, ताकि समय के अनुसार उनका गुजारा हो सके। तो ये सब काय के अंतर्गत है, ये सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। रोजगार गारंटी योजना में भी है ना फिक्स मजदूरी, इससे कम नहीं दी जा सकते, तो वो निर्वाह मजदूरी। इसमें संशोधन भी हुआ है, 43 का लिखेंगे इसमें, 43 का उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी के भाग लेने के लिए कदम उठाना व लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये गांधीवादी सिद्धांत है, लघु एवं कुटीर उद्योग। गांधी जी ने कभी नहीं बोला बड़े उद्योग स्थापित किए जाए। बड़े उद्योग में क्या होगा, 2-3 हानियां बताई थी उन्होंने। एक तो बोले वहां मशीनीकरण होगा, मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा कि इससे गंदी बस्तियां, ढेर सारी समस्या उत्पन्न होती, होता ही यही है। बड़े उद्योगों से पूरी पब्लिक एक जगह एकत्रित हो जाती है, वहाँ रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं, पर्यावरण प्रदूषण अतिरिक्त रूप से होता है। अब इसमें क्या बोला है, लघु एवं कुटीर उद्योग। साथ ही जो कारखानों में श्रमिक है जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी उनके प्रबंध में भाग, मतलब जो चुनाव वगैरह होते तो इनको भी पद वहां पे दिया जाए। तो ये जो मजदूर संगठन बनते हैं, ये मजदूर यूनियन बनती है, वो काय के तहत बनेगी, 43 का के तहत बनेगी मजदूर यूनियन। और वो डिसाइड करते हैं कि छुट्टी कब लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। यदि यूनियन नहीं होती, ये प्रावधान नहीं होता, तो फिर शोषण होता उनका। 43 ख देखेंगे, सहकारी समितियों के, सहकारी समितियों के स्वचालित गठन, स्वचालित गठन व स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों के स्वचालित गठन व स्वायत्त संचालन को बढ़ावा देना। जैसे सहकारी समितियां ढेर सारी है, जैसे हम दुग्ध सहकारी संघ होता है, विपणन संघ होता है। ये सहकारी समितियां जो होती है, ये सदस्य बनते हैं, इसके 8, 10, 12 लोग मिलते हैं और एक समिति का गठन कर लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। अब जैसे अभी जो सरकार की जो पॉलिसी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी वगैरह जब भी कोई बात करते हैं तो जरूर बोलते हैं कि हमने इतने स्व सहायता समूहों का गठन किया है, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं करके। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, स्व सहायता समूह के सब इसी के अंतर्गत आता है। तो ये काम दिया 43 ख में। तो 43 बड़ा महत्वपूर्ण है, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा हमने।
ये गांधीवादी के साथ साथ समाजवादी भी है, क्योंकि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कर रहे हैं। इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की बात कर रहे हैं, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, सहकारी समितियों के संचालन की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बड़ा महत्वपूर्ण है ये। आर्टिकल 44 क्या है इसमें? आर्टिकल 44 सिविल नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या होता है? नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता कि ये जो नागरिक संहिता है, जो नागरिक अधिकार है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक राज्य के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए सबके ऊपर एक जैसे लागू है। एक जैसे, चाहे सेवा देने की बात हो, न्यायालय जो अधिकार करता है सभी व्यक्तियों के साथ एक समान करता है। अभी बड़े ऑब्जेक्शन लग रहे हैं इसके ऊपर, जो आरक्षण वाला मुद्दा आ रहा है या ये जो बातें आ रही है, तो बोलते हैं कि ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये जो एक कानून लागू है ना, क्या CC ऐसा क्या बोला है? CC। हाँ, ये जो कानून जो लागू हो रहा है, तो CC है, तो ये जो कानून लागू हो रहा है, तो इसके ऊपर भी जो बोल रहे कि इसे लागू कर दिया जाए तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी। अब एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर दिया जाए, बोलते कि ये क्या है, एक दिक्कत समान नागरिक संहिता में, क्योंकि इसके द्वारा भेदभाव किया जाता है। बड़ा मैटर है, इसके ऊपर उतना ज्यादा अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन होगा इसके ऊपर भी। ठीक, हम इसे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं अभी। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 सभी बालकों को, ये महत्वपूर्ण है, इसमें संशोधन भी हो गया है, सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक समान नागरिक संहिता, और यह सभी बालकों को, बालकों में बच्चे हैं, बालिका भी शामिल है, 0 से, या 0 भी नहीं है, 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की आयु तक पोषण एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब ये 0 इसलिए हटा दिया हमने क्योंकि 0 से पहले भी जो गर्भस्थ शिशु है उसको पोषण देने की भी बात की गई है इसमें। तो आंगनवाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं, और आंगनवाड़ी में देखो पूरी महिलाओं की जो उनकी पूरी जांच, वजन, ये वो सब कुछ निःशुल्क होता है, टीकाकरण वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे। तो ये इसी के अंतर्गत है, पोषण व निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। फिर 6 से 14 वर्ष को कहाँ लेके आ गए? मौलिक अधिकारों में लेके आ गए, 6 से 14 वर्ष के लिए। अब तो ये है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे पूरा शामिल कर दिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 वर्ष से लागू हो जाती है, तो इसमें 3 वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ले लिए हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 45 इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्थान दिया है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 SC व कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन। SC ST व कमजोर वर्गों के
शैक्षणिक भी लिखना है, शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन। SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कमजोर वर्ग में पूरा OBC वर्ग, पूरा महिला वर्ग, पूरा विकलांग वर्ग, चाहे वो किसी भी इसमें, चाहे SC ST OBC जनरल जिसमें भी आ रहा हो, ये सब कमजोर वर्गों के अंतर्गत आएंगे। अल्पसंख्यक, ये सब कुछ चीजें इसके अंतर्गत आएगी। और इसके लिए शैक्षणिक की भी बात की और आर्थिक हितों के संरक्षण की भी बात की, आर्थिक हितों के संरक्षण की भी बात की गई। तो ये हॉस्टल वगैरह जो बन रहे हैं या अस्पतालों में BPL कार्ड पर निःशुल्क चिकित्सा वगैरह हो रही, सब आर्टिकल 46 के अंतर्गत आए। आर्टिकल 47 लोगों का पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। स्वास्थ्य के लिए, अच्छे से लिखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग की, क्या है अमरदीप, आगे क्या लिखवाऊंगा, उपयोग पर प्रतिबंध, ये होगा आगे? हाँ, नहीं और भी कुछ हो सकता है ना, थोड़ी क्या हो रहा है, देखो अमरदीप कितना खुश हुआ, जैसे थोड़ी बोला। तो इसका मतलब ये है कि इसका उपयोग जरूरी है, खुश मत हो जाना। उपयोग जरूरी कैसे है? चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए, है ना। डॉक्टर ब्रांडी का तो नाम सुना होगा, डॉक्टर ब्रांडी, क्यों बोलते हैं डॉक्टर ब्रांडी? वो तो है ब्रांडी, लेकिन डॉक्टर ब्रांडी कहते हैं क्योंकि डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि ये आपको लेना है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे। क्या लिखा आपने? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। मतलब दवाई के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी इसका उपयोग नशे के रूप में नहीं कर सकते। क्लियर है? 47 मतलब जो मद्य निषेध, इसका उद्देश्य पढ़ा था ना अपन ने, वो इसमें दिया हुआ 47 मद्य निषेध गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 48 क्या है इसमें, कोई बता सकता है ऑनलाइन वाले? आर्टिकल 48 बड़ा जल्दी लिखो है, टाइम हो गया एकदम। 48 काय संबंधित है सर? हाँ, इतवार बुधवार समझते हो क्या होता है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल। बलि प्रथा प्रतिबंधित है इसमें। मतलब गाय व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, गाय व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें वैसे ही समझ में आ गया है। दुधारू पशुओं की बात की है। अगला 48A, ये संशोधन हुआ है इसमें। 48A पर्यावरण संरक्षण व वन व वन्य जीवों का संरक्षण। ये अभी पूछा था। ये देखो, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई होती है और हम क्या करते हैं, सिलेबस में क्या दिया है उतना ही पढ़ो, नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना होता है। ये सेट के पेपर में दिया था एक क्वेश्चन, सेट के पेपर में आया था, फर्स्ट पेपर में
फर्स्ट पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, वो किस किस को प्रतिबंधित किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो उसमें एक ऑप्शन दिया था वन व वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी दिया था। भाई पर्यावरण संरक्षण करना है तो उसमें वन व वन्य जीवों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन था उसमें, उसके ऑप्शन में लोगों ने इसको भी गलत कर दिया, तो उनका गलत ही हो गया। तो क्या है इसमें आर्टिकल 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन व वन्य जीव संरक्षण, ठीक। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 ताजमहल आज भी बना हुआ है ना, आज भी बना हुआ है। भोजपुर का मंदिर कब का है, आज भी बना हुआ है। ये आर्टिकल 49 नहीं होता तो फिर है हम अपने लिए मकान बनाते हैं, सरकारी स्कूल बनता है ना, 30 साल की तो गारंटी होती है, लेकिन 15 साल में खंडहर हो जाता है, 15 साल में ही खंडहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। इसमें दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जितनी भी ऐतिहासिक वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, वहाँ एक आदत होती है लोगों की कुछ भी करने की। मैं भी गया था, समझ थी नहीं, बहुत पहले की बात है भाई, हम गए वहां पे तो याद तो रहे कि हम यहाँ आए थे। हमने एक पत्थर उठाया, पत्थर से पत्थर पे नाम लिखने लग गए, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो कौन आएगा यहाँ पे, देखा तो वो कहाँ से छुपा हुआ था, गार्ड आ गया, क्या कर रहे हो? हमने बोला कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने समझाया कि वहां की कोई चीज को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यहाँ से उठा के यहाँ पर भी नहीं रख सकते, नंबर डले हुए बाकायदा। तो ये है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ये नहीं होते तो लोग बाग तो वहां के पत्थर लाकर अपना घर बना लेते, ये भी कर सकते थे लोग। आर्टिकल 50 शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक होना। यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही हो जाए तो फिर तो हो गया काम, फिर हो गया काम, फिर वही गुनाह करने वाले और वही अपने आप को निर्दोष साबित करने वाले हो जाएंगे। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है हमारे देश में। तो ये आर्टिकल 50 न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 ये महत्वपूर्ण, ये उसमें आएगा काय में, अंतरराष्ट्रीय महत्व के सिद्धांत में आएगा। पर्यावरण संरक्षण भी अंतरराष्ट्रीय महत्व में आएगा। और आर्टिकल 51 भी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसलिए तो बांग्लादेश में जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था तो भारत ने उसकी स्वतंत्रता का समर्थन किया था 1971 में, ठीक। उसी प्रकार श्रीलंका में जब विवाद हुआ था तो वहां पर शांति से ना राजीव गांधी जी द्वारा भेजी गई थी। लिट्टे उस समय वहां का जो संगठन था वो नाराज हो गया था। प्रभाकर लिट्टे का प्रमुख कौन था? प्रभाकर। और ये बोला जाता है कि उन्हीं की साजिश की वजह से गांधी जी की राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी करके, इन्होंने शांति सेना भेजी थी वहां पर। अब कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे भी है जो भाग 4 से अन्य स्थान पर है। जैसे मौलिक अधिकार पढ़े थे अपन ने, तो वैसे कुछ नीति निर्देशक तत्व भी है जो भाग 4 से अन्य स्थान पर है। जैसे आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है, लेकिन भाग 4 में नहीं। क्या है इसमें? भाषाई अल्पसंख्यक है ना, भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। क्लियर एकदम? आर्टिकल 351 ये 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। क्या है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तथा विकास, ये केंद्र सरकार का दायित्व होगा।
सरकार का दायित्व होगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तथा विकास। और आर्टिकल 355, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि राज्य में संवैधानिक शासन की सुरक्षा कर। संवैधानिक शासन की सुरक्षा कर। क्लियर एकदम। तो आज हमने पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल का जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम 4 क, और 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। साथ ही इसमें नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तीनों में क्या संबंध है, तीनों में क्या अंतर है, तीनों में कौन श्रेष्ठ है, तीनों के बीच में किन किन कंडिकाओं में विवाद होता है और अभी तक कौन कौन से मामले इसमें दर्ज हुए हैं, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।